जॉन एडम्स ने एक बार कहा था, लोकतंत्र कभी लंबा नहीं चलता, ये जल्द ही खुद को बर्बाद, थका और मार डालता है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक अहम लेख के आधार पर लोकतंत्र के सामने जो गंभीर संकट खड़े हैं और इसके भविष्य पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र की मौजूदा हालत पर ये लेख कई अहम सवाल खड़े करता है और हमारा मकसद है इन वैश्विक रुझानों को समझना। ये देखना कि क्या अलग अलग देशों में, जैसे नेपाल, फ्रांस, अमेरिका, इनमें जो संकट दिख रहे हैं वो किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है और आखिर क्यों आज दुनिया भर में लोकतंत्र कुछ थका हुआ सा महसूस हो रहा है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। गवर्नेंस और वैश्विक राजनीति से जुड़े कई पहलू इसमें शामिल हैं। तो चलिए इस जटिल विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसे मैंने कहा, नेपाल में संस्थागत कमजोरी है, भ्रष्टाचार है, युवाओं में निराशा है। फ्रांस को देखें तो वहाँ का अनोखा राष्ट्रपति शासन, हिंसक प्रदर्शन, डामाडोल अर्थव्यवस्था, और अमेरिका में तो बढ़ती राजनीतिक हिंसा और यहाँ तक कि गृह युद्ध की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। ये सब देश, उनकी परिस्थितियां बहुत अलग हैं, लेकिन क्या इनमें कोई साझा धागा है, कोई समान चिंता? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। देखिए, सतह पर तो ये संकट बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, नेपाल का अलग, फ्रांस का अलग। लेकिन लेख इसी बात पर जोर देता है कि इनके पीछे कुछ समान, कुछ गहरी चिंताएं काम कर रही हैं। और ये सिर्फ इन 3 देशों तक ही सीमित नहीं है। भारत और ब्रिटेन जैसे देश, जिन्हें हम अक्सर ज्यादा स्थिर लोकतंत्र मानते आए हैं, वहां भी भविष्य को लेकर चिंता के बादल हैं। तो लेख का मुख्य तर्क यही है कि इन घटनाओं को सिर्फ उनके राष्ट्रीय इतिहास या लोकल पॉलिटिक्स के चश्मे से देखना काफी नहीं होगा। ये शायद एक बड़े वैश्विक रुझान का हिस्सा है। अच्छा, तो क्या जॉन एडम्स की वो सदियों पुरानी चेतावनी आज फिर से सच लग रही है? क्या लोकतंत्र वाकई एक चक्र में चलता है? विस्तार के बाद थकावट और फिर संकट। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास दोहराया जा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है। लेख इसी ऐतिहासिक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। डेटा और विश्लेषण यही बताते हैं कि लोकतंत्र अक्सर 40-50 साल के विस्तार के बाद एक तरह की, कह सकते हैं, थकावट या संकट के दौर में आ जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। याद कीजिए 1920 और 30 का दशक, जब फासीवाद और साम्यवाद का उभार था। तब भी कई लोगों को लगा था कि बस संसदीय सरकारें अब खत्म। फिर 1960 और 70 के दशक के अंत में भी, खासकर पश्चिम में, लोकतंत्र में विश्वास का ऐसा ही एक वैश्विक संकट देखा गया था। हाँ, वो दौर भी काफी उथल-पुथल वाला था। बिल्कुल। और उसी संदर्भ में 1975 की एक बहुत प्रभावशाली रिपोर्ट थी ट्राइलैटरल कमीशन की, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी। सैमुअल हंटिंगटन जैसे बड़े विद्वानों ने लिखी थी। उस रिपोर्ट ने उस वक्त के संकट का काफी गहरा विश्लेषण किया था। हाँ, ये बात सही है कि उसका नजरिया थोड़ा, कह सकते हैं, पश्चिमी और कुछ हद तक रूढ़िवादी था, लेकिन उसकी कुछ चिंताएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दिलचस्प। तो उस 1975 की रिपोर्ट ने संकट की जड़ क्या बताई थी? उनके हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ थी? देखिए, उन्होंने समस्या लोकतंत्र के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर देखी। उन्होंने जिसे लोकतांत्रिक अति या डेमोक्रेटिक एक्सेस कहा, उसे जिम्मेदार माना। इसका मतलब था सत्ता के प्रति बढ़ता संदेह, जो एलिट्स हैं, अभिजात वर्ग, उनके बीच एकता की कमी, मूल्यों का टकराव जो 60 के दशक के बाद बढ़ा था, और सबसे अहम, सरकार पर नागरिकों की बढ़ती हुई लगभग अंतहीन मांगे। लोकतांत्रिक अति लोकतंत्र का जरूरत से ज्यादा हो जाना ही समस्या बन गया। ये तो अजीब बात है। हाँ, उन तर्क कुछ ऐसा ही था। उनका मानना था कि इन सब वजहों से समाज में वो अनुशासन और त्याग की भावना कम हो जाती है जो सार्वजनिक भलाई के लिए जरूरी है, और जो संस्थाएं हैं वो इतनी मांगों के बोझ तले दब जाती हैं कि उनके लिए प्रभावी नीतियां बनाना, कोई ठोस निर्णय लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और एक खास बात नोट करने वाली है, उस रिपोर्ट ने उस समय बढ़ रही आर्थिक असमानता को लोकतंत्र के लिए मुख्य खतरा नहीं माना था, बल्कि उन्होंने अत्यधिक राजनीतिक लामबंदी, लोगों का जरूरत से ज्यादा आंदोलित हो जाना, उसे असली संकट बताया था। डर यह था कि लोकतंत्र अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दब जाएगा। ये तो आज की सोच से काफी अलग है। आज तो जब भी लोकतंत्र के संकट की बात होती है, ज्यादातर उंगलियां बढ़ती आर्थिक असमानता की तरफ उठती हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो आम सहमति है वो काफी हद तक यही है कि दुनिया भर में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है वो लोकतांत्रिक मोहभंग को, डिसइल्यूजनमेंट को हवा दे रही है। लोगों को लग रहा है कि ये सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा,
और इसके चलते लोकतंत्रों के लिए वो सामाजिक गठबंधन बनाना मुश्किल होता जा रहा है जो प्रभावी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी है। हम देखते हैं बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं, गुस्सा जाहिर होता है, लेकिन वो शायद ही कभी ठोस व्यवहारिक सुधारों का रास्ता बना पाते हैं। हाँ, जैसे चिली का उदाहरण दिया गया है। हाँ, चिली में गैब्रियल बोरिक बड़े वादों के साथ आए थे, लेकिन लोकप्रियता बहुत तेजी से गिरी। ये दिखाता है कि सिर्फ विरोध को सकारात्मक बदलाव में बदलना कितना मुश्किल काम है। और ये सिर्फ आर्थिक नीतियों की बात नहीं है। लेख जिसे दोहरा ध्रुवीकरण कह रहा है, हम शायद उसके युग में है। ये सिर्फ मूल्यों का टकराव नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी एकदम विपरीत कट्टर नजरियों का टकराव है। मतलब एक तरफ लेफ्ट को डर है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, वेलफेयर स्टेट सिकुड़ रहा है। दूसरी तरफ राइट को डर है कि कहीं समाजवादी नीतियां हावी ना हो जाएं। और ये ध्रुवीकरण इतना गहरा है कि ये सिर्फ नीतियों की बहस तक नहीं, बल्कि लोग अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं उस बुनियादी धारणा तक फैल गया है। और लेख एक और भी गंभीर बात कह रहा है कि आज की जो अनिश्चितता है वो शायद 1970 के दशक से भी ज्यादा गहरी है। ये बात थोड़ी चिंता बढ़ाती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, 1970 के दशक में चिंताएं थीं, तेल संकट था, सरकारी खर्च बढ़ रहा था, सामाजिक कार्यक्रम थे, ये बड़ी समस्याएं थीं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि सही नीतियां हों तो इन्हें संभाला जा सकता है। लेकिन आज एक नई ज्यादा बुनियादी चिंता है जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं पूंजी की गिरती रोजगार लोच या फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की गिरती रोजगार लोच, ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, इसे सरल भाषा में समझाएंगे। जरूर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब अर्थव्यवस्था में जितना पैसा या पूंजी लगती है उससे उतनी नौकरियां पैदा नहीं होती जितनी पहले होती थी। यानी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उतनी ही तेजी से नौकरियां भी बढ़ें। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि ये संभावना को जन्म देता है कि शायद बहुत अच्छी तरह से बनाई गई आर्थिक नीतियां भी, मतलब बेस्ट पॉलिसीज भी, पर्याप्त संख्या में अच्छी नौकरियां पैदा न कर पाएं। और ये अनिश्चितता 70 के दशक से कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये ग्रोथ के बुनियादी मॉडल पर ही सवाल उठा रही है। और ये अनिश्चितता शायद युवाओं में सबसे ज्यादा है। हमने नेपाल, फ्रांस, अमेरिका की बात की, हर जगह ये लग रहा है कि युवा पीढ़ी महसूस कर रही है जैसे उनका भविष्य ही दांव पर लगा है। नौकरियां नहीं हैं, अवसर नहीं है, भविष्य को लेकर असुरक्षा है। हाँ, ये भावना बहुत शक्तिशाली है और बहुत खाली हुई है। और ये सिर्फ इन 3 देशों में नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि भारत और अमेरिका जैसे कई लोकतंत्रों को अक्सर सही मायनों में जेरंटोक्रेसी यानी वृद्धों का शासन कहा जाता है। मतलब राजनीतिक सत्ता काफी हद तक बुजुर्ग पीढ़ी के हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि क्या राजनीति को सिर्फ पीढ़ी के आधार पर बांटा जा सकता है, युवा बनाम बुजुर्ग। युवाओं का गुस्सा या उनकी निराशा भविष्य को लेकर एक साझा चिंता तो दिखाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस चिंता से निपटने के लिए उनके पास कोई साझा कार्यक्रम या समाधान भी हो। अक्सर ये गुस्सा बिखरा हुआ रह जाता है। अगर हम फिर से 1975 की रिपोर्ट पर जाएं तो उसने अत्यधिक भागीदारी को समस्या बताया था। क्या आज भी वही हाल है? क्या लोग जरूरत से ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं? देखिए, पारंपरिक अर्थों में शायद नहीं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आज का संकट 70 के दशक जैसे बड़े संगठित सामाजिक आंदोलनों या ट्रेड यूनियनों की वजह से हो जो संस्थाओं पर भारी बोझ डाल रहे हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आया है, और वो है सोशल मीडिया। सूचना तंत्र का ये जो एक तरह से लोकतंत्रीकरण हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसने अपने आप में राजनीतिक भागीदारी का एक नया अभूतपूर्व रूप ले लिया है। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया खुद ही एक तरह की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बन गया है। बिल्कुल। इसने सूचना कैसे बहती है, राय कैसे बनती है, कैसे व्यक्त होती है, सब बदल दिया है। इसने जो पारंपरिक सत्ता के केंद्र थे, पार्टियां, मीडिया, विशेषज्ञ, उन्हें काफी हद तक कमजोर किया है या बाईपास कर दिया है। सत्ता पर संदेह करने वाले विरोधी बुद्धिजीवियों की जो पुरानी चिंता थी, वो आज सोशल मीडिया के जमाने में अजीब सी लगती है, क्योंकि अब तो हर कोई सूचना का स्रोत भी है और आलोचक भी। हाँ, ये तो है। इसने सत्ता को विकेंद्रीकृत तो किया है, लेकिन साथ ही ध्रुवीकरण, गलत सूचना और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को भी बहुत बढ़ाया है। तो भागीदारी का रूप बदल गया है, पर उसके नतीजे हमेशा सकारात्मक नहीं हैं। और एक मुद्दा जो हर लोकतांत्रिक बहस में आता ही आता है, भ्रष्टाचार। नेपाल का उदाहरण हमने देखा। क्या ये इस लोकतांत्रिक थकान में एक बड़ा रोल निभा रहा है? निश्चित रूप से। भ्रष्टाचार तो जैसे लोकतंत्र का एक स्थायी रोग है, लेकिन इसे 2 रूपों में दिखता है। एक है संरचनात्मक भ्रष्टाचार,
जहां पूरी व्यवस्था ही ऐसी बन जाती है कि कुछ खास वर्ग या गुट सत्ता और संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरा है लेन देन वाला भ्रष्टाचार, जो हमें नेताओं की लाइफस्टाइल घोटालों वगैरह में ज्यादा साफ दिखता है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक सुधारों से ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों ने राजनीतिक बदलाव लाए हैं। लेकिन क्या ये आंदोलन वाकई भ्रष्टाचार खत्म करते हैं? लेख इस पर कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। हाँ, और यही इस मुद्दे का सबसे पेचीदा पहलू है। लेख दो कड़वी सच्चाइयों पर जोर देता है। पहली, इतिहास देखें तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शायद ही कभी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाते हैं। अक्सर वो ऊपरी बदलाव लाते हैं या सत्ता बस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के हाथ में चली जाती है। और दूसरी सच्चाई, जो ज्यादा चिंता की बात है, वो ये कि ये आंदोलन अक्सर सत्तावादी मतलब ऑथोरिटेरियन प्रवृत्तियों को एक तरह का लाइसेंस दे देते हैं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि भ्रष्टाचार का विरोध करना भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि भ्रष्टाचारी विरोधी नारों का इस्तेमाल कितनी आसानी से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, विरोधियों को दबाने और सत्ता को सेंट्रलाइज करने के लिए किया जा सकता है। भ्रष्टाचार तो लोकतंत्र को खोखला करता ही है, जैसे नेपाल में दिखता है, लेकिन वो पुरानी कहावत आज भी सच है। भ्रष्टाचार का ढांचा उसकी घटनाओं से ज्यादा मायने रखता है। और विडंबना देखिए, भ्रष्टाचार का विरोध करने का तरीका अगर वो सिर्फ नारों और बदले की भावना पर आधारित हो, तो वो लोकतंत्र को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना भ्रष्टाचार खुद। ये यूपीएससी के लिहाज से भी सोचने वाला बिंदु है, गवर्नेंस और एथिक्स दोनों के लिए। लेख एक और अहम फैक्टर का जिक्र करता है जिसे 1975 की रिपोर्ट ने शायद नजरअंदाज कर दिया था, वो है युद्ध का प्रभाव। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। युद्ध और लोकतंत्र का रिश्ता बड़ा गहरा और अक्सर नकारात्मक होता है। अमेरिका का उदाहरण है, वियतनाम युद्ध ने सरकार और संस्थाओं में जनता के विश्वास को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर 2000 के दशक में इराक युद्ध और उसके पीछे दिए गए तर्कों ने लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की लेजिटिमेसी को कमजोर किया। सच तो यह है कि युद्ध के बारे में बोले गए झूठ से ज्यादा शायद ही कोई और चीज लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हो। और लेख का इशारा है कि आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाँ, लेख संकेत देता है कि आज खासकर पश्चिम में गजा में जो हो रहा है और उसके प्रति सरकारों का जो रवैया है, वो चुपचाप इसी तरह की निराशा, मोहभंग और सिनिसिज्म को गहरा कर सकता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी सरकारें मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून पर दोहरा मापदंड अपना रही हैं, तो उनका अपनी ही व्यवस्था से विश्वास कम होने लगता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, ऐतिहासिक चक्र, बदलती आर्थिक चिंताएं, युवाओं की निराशा, सोशल मीडिया, भ्रष्टाचार का पहेली, युद्ध का असर, तो हम कहाँ खड़े हैं? ऐसा लगता है हम एक बड़े विरोधाभासी क्षण में हैं। बिल्कुल, एक तरफ युवाओं में ऊर्जा है, बदलाव की इच्छा है, कुछ हद तक आदर्शवाद भी बचा है। वो नौकरियों, क्लाइमेट चेंज, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सड़कों पर आते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि हर वो मुद्दा जो उन्हें सड़क पर लाता है, वो किसी न किसी तरह से उल्टा पड़ रहा है या उसका कोई टिकाऊ समाधान नहीं निकल पा रहा। नौकरियों का संकट है, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का नतीजा कुछ और निकल सकता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई पहचान की राजनीति में फंस जाती है, नतीजा होता है गहरा मोहभंग, डिसइल्यूजनमेंट। और इसी मोहभंग से शायद वो भावना आती है जिसे लेख शून्यवाद या नाइलिज्म कह रहा है। हाँ, और यही सबसे चिंताजनक पहलू है। शून्यवाद मतलब ये भावना कि कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं, सब बेकार है, कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं है। लेख का तर्क है कि आज लोकतंत्र पर शून्यवाद का साया पिछले संकटों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा है। जब लोगों को लगता है कि उनकी भागीदारी का, उनके विरोध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो वो सिस्टम से पूरी तरह कट जाते हैं। और ये शून्यवाद लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो घूम फिरकर हम फिर उसी सवाल पर आ गए, क्या लोकतंत्र स्थायी थकावट के दौर में है, जैसा एडम्स ने कहा था, या फिर ये भी इतिहास की तरह अनुकूलन और पुनर्खोज का एक और क्षण हो सकता है? देखिए, इतिहास हमें दोनों तरह के संकेत देता है। एक तरफ, जैसा हमने कहा, थकावट के बाद अक्सर नवीनीकरण का दौर भी आया है। विडंबना देखिए, वही सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने 1975 में संकट का निराशावादी निदान दिया, उन्होंने ही बाद में लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर के बारे में लिखा। तो उम्मीद तो रहती है, लोकतंत्र लचीला साबित हुआ है। लेकिन इसमें चेतावनी भी है। चेतावनी ये है कि हर संकट का अंत अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। हमें ये भी याद रखना होगा कि 1930 के दशक का संकट आखिरकार किसी लोकतांत्रिक सुधार से हल नहीं हुआ था, बल्कि उसका अंत दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है।
तो असली चुनौती क्या है फिर? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? लेख के अनुसार असली चुनौती इस व्यापक चिंता और गुस्से को सिर्फ क्षणिक विरोध या नकारात्मकता में बदलने के बजाय स्थायी संस्थागत समाधानों में बदलना है, ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस। और शायद इससे भी बड़ी चुनौती एक ऐसे आर्थिक भविष्य की कल्पना करना है जो लगातार काम की कमी या शून्य योग ध्रुवीकरण से परिभाषित न हो। हमें ऐसे मॉडल सोचने होंगे जहां विकास समावेशी हो, अवसर पैदा करे। सही कहा। और यहीं पर लेख एक अंतिम बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या दुनिया के विभिन्न लोकतंत्र, चाहे वो विकसित हों या विकासशील, इस चुनौती का सामना उस गंभीरता और आम सहमति बनाने की उस जरूरी कोशिश के साथ कर रहे हैं जो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चाहिए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध का ये उत्साह अंततः सिर्फ भटकाव, निराशा और शायद हिंसा की ओर ले जाएगा, जहां लोकतंत्र महज एक कहीं न पहुंचने वाली एजेंसी का अभ्यास बनकर रह जाएगा? मतलब सक्रियता तो बहुत होगी पर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित ये बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण था। इस पर श्रोताओं की क्या राय है? क्या दुनिया भर में लोकतंत्र के सामने खड़ी इन चुनौतियों को इसी तरह देखा जा सकता है? खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले इसे गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आज की दुनिया के मुद्दों से कैसे जोड़ते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। यदि कोई प्रश्न है या किसी और अहम समसामयिक विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा की इच्छा हो तो हमें जरूर बताएं। इस तरह के ज्ञानवर्धक विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।